एनएस फिल्म्स प्रेजेंट्स द स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इनसाइड मैन। तो फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क मैनहट्टन के किसी बैंक के पास एक ग्रे कलर की वैन आकर रुकती है, जिसमें से पेंटर्स के कपड़े पहने कुछ लोग बाहर आते हैं। उनमें से एक आदमी, जिसका नाम डॉल्टन रसल होता है, वो बैंक के अंदर एंटर करता है। उसके पास एक बैग, एक गैस मास्क और 2 इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं। बैंक में सभी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। वो अपनी दोनों फ्लैश लाइट्स को बैंक के एंट्रेंस में लगे कैमरों की तरफ पॉइंट करता है, जिससे वो कैमरे बंद पड़ जाते हैं। इसके बाद उसके बाकी साथी भी बैंक के अंदर घुस जाते हैं और बैंक का गेट अंदर से बंद कर देते हैं। इन सभी ने एक से सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं और मास्क भी लगाया होता है। सभी अपनी अपनी गन निकालते हुए कहते हैं, सभी ज़मीन पर लेट जाओ, तुम्हारे पास 4 सेकंड है। इसके बाद जो भी खड़ा दिखा उसे गोली मार दी जाएगी। सभी लोग डर के मारे अपनी जगह पर ही लेट जाते हैं। एक पुलिस वाले को बैंक के अंदर से धुआं निकलता हुआ नजर आता है। वो कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करता है कि बैंक में डकैती हुई है। तभी एक चोर उस पुलिस वाले पर बंदूक तानते हुए कहता है कि यहाँ अंदर लोग बंधक हैं, अगर कोई भी पुलिस वाला दरवाजे के पास भी आया तो लोग मरते जाएंगे। और वो ये कहकर वापस अंदर चला जाता है। तभी 2 डिटेक्टिव, जिनका नाम केट फ्रेजर और बिल मिचेल होता है, को इस बैंक डकैती की खबर मिल जाती है। वो दोनों फौरन पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ पहुँचते हैं और उस बैंक की घेराबंदी कर देते हैं। उतने में वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है और मीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है। अगले सीन में हमें एक लेडी एक बुजुर्ग आदमी के पास जाती हुई दिखती है, जो कि बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन होते हैं। वो कहती है, मिस्टर केस, हमारी एक ब्रांच में इस वक्त डाका पड़ा है। मिस्टर केस उससे पूछते हैं कि किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। कैथरीन कहती है, नहीं, पर बहुत से लोग बंधक बने हुए हैं। वो उससे पूछते हैं, किस ब्रांच में हुआ ये? वो कहती है, नंबर 32 20 एक्सचेंज प्लेस। ये सुनकर मिस्टर केस थोड़े घबरा से जाते हैं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता और वो फिर से पूछते हैं, किस ब्रांच में? आखिर इसके पीछे क्या वजह होती है कि वो इतने परेशान हो जाते हैं, ये आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। इधर पुलिस वाले उन दोनों डिटेक्टिव्स को परिस्थिति की पूरी जानकारी देते हैं। पुलिस फोर्स हथियारों के साथ बैंक के बाहर तैनात होती है, पर बैंक के अंदर के हालात कुछ और ही होते हैं। ये लुटेरे सभी बंधकों को हॉल में बुलाते हैं और बैंक कर्मचारियों और आम लोगों को अलग अलग कतार में आने को कहते हैं। उनमें से जो मेन लुटेरा होता है, जिसका नाम डॉल्टन रसल होता है, वो उन सभी बंधकों से अपने अपने सेल फोन्स और चाबियां एक बैग में डालने को कहता है। रसल सभी बंधकों में से आदमी और औरतों को अलग अलग कर देता है और सभी से अपने कपड़े उतारने को कहता है, अंडरवेयर्स को छोड़कर। इसके बाद वो सभी को ग्रे कलर के पेंटर्स के सूट और मास्क पहनने को देता है। वो लोग खुद भी यही सूट्स और मास्क पहन लेते हैं ताकि सभी एक से नजर आएं और पुलिस और डिटेक्टिव्स को लुटेरों और आम लोगों की पहचान करने में परेशानी और कन्फ्यूज़न हो और वो सभी पर शक करें। इन सभी लुटेरों की एक और ख़ास बात होती है कि ये अपने लोगों को स्टीव के अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे स्टीवन, स्टीवो, स्टीवी, और सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इनका काम भी अलग अलग होता है। इनके ग्रुप में लड़की भी होती है। इधर दोनों डिटेक्टिव्स मामले की और बारीकी से जांच पड़ताल में लगे होते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर से हालात के बारे में पूछते हैं। ऑफिसर उन्हें बताता है कि अंदर कितने लुटेरे हैं और कितने बंधक, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। वही बैंक के अंदर एक 73 साल के बुजुर्ग बंधक को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसे दिल की बीमारी होती है। रसल उस बूढ़े आदमी को एक मैसेज के साथ बाहर भेज देता है और आखिरकार वैसा ही होता है जैसा ये लोग चाहते थे। पुलिस उस 73 साल के बूढ़े आदमी पर भी शक करती है कि ये एक आम आदमी है या उन्हीं लुटेरों का एक साथी। पुलिस कहती है, अपने हाथ ऊपर करो और हिलना मत। वो आदमी कहता है, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, मैं यहाँ काम करता हूँ, उन्होंने मुझे बाहर भेजा। उसने कहा कि दरवाजे से दूर रहना, अगर कोई भी उसके पास आया तो वो 2 लाशें भेजेंगे। पुलिस वाले उसे हिरासत में ले लेते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखता है, जहाँ एक एजेंट, जिसका नाम मैडीन वाइट होता है, वो अपने एक क्लाइंट से कुछ बातचीत कर रही होती है। दरअसल मिस वाइट का काम लोगों की समस्याओं को सुलझाना होता है। तभी उसे मिस्टर केस का कॉल आता है। उनके बीच फॉर्मल सी बातचीत होती है। मिस्टर केस कहते हैं, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, मेरी प्रॉब्लम के लिए मुझे कोई चाहिए जो एकदम काबिल हो और होशियार भी। क्या तुम में ये सब खूबियाँ हैं या मेरी जानकारी गलत है? डिटेक्टिव फ्रेजर ऑफिसर से बैंक के फ़ोन्स के बारे में पूछते हैं। ऑफिसर उन्हें बताता है कि सभी फ़ोन्स कंट्रोल रूम में डाइवर्ट कर दिए गए हैं, उनका कॉल सिर्फ हमें आएगा। सभी सेल फोन्स पर हमारी नज़र है, हम जब चाहें उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, पर अभी ऐसा किया नहीं है। क्या पता कोई बंधक कॉल करने की कोशिश करे, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। डिटेक्टिव फ्रेजर कहते हैं कि अभी हम उसे कॉल नहीं करेंगे, ये सही वक्त नहीं है। हम अभी नहीं पूछेंगे कि उसे क्या चाहिए, देखते हैं कि वो क्या करता है। इधर मिस्टर केस मिस वाइट से अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। मिस वाइट कहती हैं, शायद आपके उस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में इतनी कीमती चीज़ है जिसके बारे में आप अपने करीबी लोगों को भी नहीं बताना चाहते, इसीलिए आपने अपना कोई आदमी भेजने के बजाय सीधा ही मुझसे कॉन्टैक्ट किया।
आप कहेंगे कि ये जानना ज़रूरी नहीं कि उस बॉक्स में क्या है, मैं पूछूंगी भी नहीं। पर अगर आपने कहा कि उसमें पुराने जमा किए हुए बेसबॉल कार्ड्स हैं और बाद में पता चले कि वो तो न्यूक्लियर मिसाइल के लॉन्च कोड्स हैं, तो हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। मिस्टर केस कहते हैं उस बॉक्स में जो भी है बेहद कीमती है और उससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है। मिस वाइट कहती हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि वो लुटेरे आपका बॉक्स चुराना चाहते हैं। मिस्टर केस कहते हैं नहीं लगा, पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे सेफ डिपॉजिट बॉक्स को हाथ लगाने की कोशिश भी करे, ना वो लोग, ना तुम और ना ही कोई सरकारी लोग। और ये मामला जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना ही बेहतर होगा। इतनी जानकारी काफ़ी है तुम्हारे लिए? मिस वाइट कहती हैं नहीं। मिस्टर केस कहते हैं उस बॉक्स में जो भी है वो मेरे लिए बहुत अनमोल है, तब तक जब तक वो राज बना रहे। तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉल्टन रसल का उस बैंक डकैती के पीछे आखिर मकसद क्या होता है, उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स को पाना। तो आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या होता है जिसको लेकर मिस्टर केस इतने चिंतित होते हैं? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। यहाँ बैंक के अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है। ये लोग बैंक के स्टोर रूम के फर्श को तोड़कर वहाँ एक गड्ढा बना रहे होते हैं। डिटेक्टिव फ्रेजर बैंक के टेलीफोन में कॉल लगाते हैं, ये सोचकर कि शायद वो फ़ोन उठाएंगे, पर असल वहाँ होते हुए भी कॉल रिसीव नहीं करता। वो लोग एक और बंधक को बाहर भेजते हैं, पर इस बार एक केस के साथ जो उसके गले में टंगा होता है। पुलिस वाले बहुत ही सतर्कता से उससे पूछते हैं कौन हो तुम, क्या एक बॉम्ब है? वो कहता है मैं विक्रम वालिया हूँ, बैंक एम्प्लॉय, और ये बॉम्ब नहीं है। पुलिस वाले उस केस को बहुत ही सावधानी से उसके गले से उतारते हैं। वो पूछते हैं तुम्हारे पास और कुछ तो नहीं? वो उसकी पगड़ी खोल देते हैं। विक्रम कहता है हे मेरी पगड़ी मुझे वापस करो। डिटेक्टिव्स उससे पूछताछ करते हैं। विक्रम बताता है वो 4 लोग हैं और बंधक शायद 20 या 30। डिटेक्टिव्स और ऑफिसर उस केस को खोल देते हैं, जिसमें एक मैसेज लिखा होता है जिसमें रसल उनसे 2 बसेस फुल टैंक करके और रनवे की छोर पर एक जंबो जेट पायलट के साथ की मांग करता है। इस सब के लिए वो 9 बजे तक का टाइम देता है। मांगे पूरी ना होने पर वो कैमरे के सामने हर घंटे एक बंधक को मारने की धमकी देता है। उसी वक्त वहाँ मिस्टर केस आ जाते हैं। डिटेक्टिव फ्रेजर कहते हैं तो मिस्टर केस कहिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मिस्टर केस कहते हैं कुछ नहीं, मैंने सोचा शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। तो उन लोगों की कुछ मांगे पता चली? ऑफिसर कहता है हाँ उन्हें एक जेट चाहिए। मिस्टर केस कहते हैं ओह अच्छा, मैं उसका भी इंतज़ाम कर सकता हूँ। मिस्टर केस की ये बात सुनकर दोनों डिटेक्टिव्स और पुलिस ऑफिसर उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। वे सभी हैरान होते हैं कि आखिर मिस्टर केस इस डकैती में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। मिस्टर केस कहते हैं ओह आई एम सॉरी, शायद मैं समझ नहीं पाया। डिटेक्टिव फ्रेजर बोलते हैं कोई बात नहीं मिस्टर केस, अभी आप जाइए, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। तभी वो लुटेरे एक और बंधक को बाहर भेजते हैं, जिसके हाथ में एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है 50 लोग भूखे हैं, खाना भेजो। डिटेक्टिव्स और पुलिस ऑफिसर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो पिज़्ज़ा के बॉक्सेस में ट्रांसमीटर लगाकर अंदर भेजने को कहते हैं ताकि वो उनकी बातें सुन सकें। इसके बाद वो काफ़ी सारे पिज़्ज़ा के बॉक्सेस जिनमें ट्रांसमीटर लगा होता है और पानी की बोतलों को अंदर भेज देते हैं और उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें अंदर से रशियन में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। इधर बैंक के अंदर रसल 4 बंधकों को एक दूसरे कमरे में शिफ्ट करता है और वो अपने एक साथी को भी बंधक के रूप में उसी कमरे में भेज देता है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। और साथ ही साथ वो लोग स्टोर रूम में गड्ढा भी बना रहे होते हैं। इधर डिटेक्टिव्स और पुलिस ऑफिसर्स उनकी बातें सुनने की कोशिश में लगे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि अंदर रशियन नहीं बल्कि कोई और ही लैंग्वेज में बात हो रही होती है। डिटेक्टिव फ्रेजर आम लोगों से पूछते हैं एक्सक्यूज़ मी, क्या कोई बता सकता है ये लोग कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? तभी एक आदमी कहता है हाँ मुझे पता है, ये अल्बेनियन है। मिस्टर फ्रेजर कहते हैं ठीक है तुम हमारे साथ आओ। वो उसे बैन के अंदर ले जाकर पूछते हैं कि बताओ ये लोग क्या बात कर रहे हैं। वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये अल्बेनियन है, मेरी एक्स वाइफ और उसके पेरेंट्स अल्बेनियन थे। डिटेक्टिव फ्रेजर कहते हैं ठीक है चलो अपनी एक्स वाइफ को कॉल करो। वो आदमी कहता है अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया, मुझे नफरत है उस औरत से। इधर बैंक के अंदर रसल उस बच्चे के पास पिज़्ज़ा लेकर जाता है। वो बच्चा अपना पीएसपी नीचे रखकर पिज़्ज़ा खाने लगता है। रसल उसका पीएसपी उठाता है और कहता है ये गेम कैसे खेलते हैं? बच्चा कहता है इसमें तुम्हें कार चुराने, ड्रग्स बेचने के पॉइंट्स मिलते हैं। रसल कहता है भला इसमें तुम्हें क्या मजा आता है? बच्चा बोलता है जैसे एक हीरो कहता है पैसे कमाओ या मर जाओ, और तुम्हें तो बैंक लूटने के काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे। रसल पूछता है बैंक लूटना अच्छा काम है? बच्चा बोलता है हाँ बिल्कुल, और तुम्हें तो इसके पैसे भी मिलेंगे। रसल को थोड़ी हंसी आ जाती है क्योंकि पैसों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रसल उस बच्चे से कहता है ठीक है जल्दी अपना पिज़्ज़ा खत्म करो, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास ले जाऊंगा, मुझे उनसे इस गेम को लेकर कुछ बातचीत करनी है। वो सोचता है कि ये सब देखकर बच्चा इन सब चीज़ों को कहीं कूल ना समझने लगे। रसल कहता है सब ठीक हो जाएगा, तुम जल्द ही घर पहुंच जाओगे। इतनी देर में उस आदमी की वाइफ लीना मिरीटा जिसे अल्बेनियन आती है वहां पहुंचती है।
लीना डिटेक्टिव्स को बताती है कि यह आवाज़ अल्बानिया के प्रेसिडेंट इनवर होजा की है। डिटेक्टिव फ्रेजर कहता है, एक मिनट, तुम्हारा मतलब है अल्बानिया का एक्स प्रेसिडेंट बैंक में डाका डाल रहा है? लीना कहती है, इनवर होजा मर चुका है, ये पुरानी टेप रिकॉर्डिंग्स हैं। डिटेक्टिव्स कहते हैं, इसका मतलब उन्हें पता था कि हम उनकी बातें सुनेंगे, इसीलिए उन्होंने हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये टेप रिकॉर्डिंग चलाई थी। दूसरी तरफ यहाँ डॉल्टन रसल को आखिरकार वो चीज़ मिल जाती है जो वो चाह रहा था, यानी ऑथर केस का सेफ डिपॉजिट बॉक्स। वो उस बॉक्स में से कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज निकालता है। उस बॉक्स में और भी कुछ कीमती सामान होता है, पर रसल सिर्फ पेपर्स को ही निकालता है। उसी वक्त वहाँ ब्लैक कलर की कार में मैडलिन वाइट और मेयर पहुँच जाते हैं और डिटेक्टिव फ्रेजर से मिलते हैं। मेयर डिटेक्टिव फ्रेजर से कहता है, इस केस में मिस वाइट तुम्हारी मदद कर सकती हैं। डिटेक्टिव कहता है, ओह अच्छा, तो फिर क्या प्लान है? इसके बाद डिटेक्टिव फ्रेजर रसल को कॉल करता है। रसल डिटेक्टिव से उसकी मांगें पूरी करने को कहता है, जल्द से जल्द, वरना अंजाम सही नहीं होगा। डिटेक्टिव कहता है, मैं समझता हूँ, पर तुमने जो मांगा है वो कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, उसमें वक्त भी लग सकता है। रसल कहता है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ऑफिसर, मुझे जो चाहिए वो लाकर दो और किसी की जान नहीं जाएगी। डिटेक्टिव कहता है, हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, फिलहाल तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है। लुटेरे बैंक के अंदर अभी भी उस गड्ढे को खोदने का काम कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव रसल को फिर से कॉल करके और वक्त की मांग करता है। रसल कहता है, और भला मैं तुम्हें और वक्त क्यों दूं? डिटेक्टिव कहता है, सिंपल सी बात है, तुम मुझे ज़्यादा वक्त दोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, वक्त नहीं दोगे तो नहीं मिल पाएगा, तब तक तुम्हारे लिए और खाना भिजवाता हूँ। रसल कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर सही जवाब दिया तो तुम्हें समय मिल जाएगा और गलत जवाब का अंजाम तुम जानते हो। डिटेक्टिव फ्रेजर कहता है, ठीक है पूछो। रसल पूछता है, किसका वजन ज़्यादा है, एक साल में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का, या फिर यूएस की चालू करेंसी को प्रिंट करने में काटे जाने वाले पेड़ों का? एक हिंट देता हूँ, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। वैन के अंदर ये सभी लोग अपने अपने जवाब डिस्कस करते हैं। तभी डिटेक्टिव मिशेल डिटेक्टिव फ्रेजर से कहता है कि उससे कहो दोनों का वजन बराबर है, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन किसी ट्रेन स्टेशन का नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस का नाम है। रसल कहता है, मुबारक हो, तुम्हें और वक्त मिल गया। लुटेरे बैंक के अंदर के गड्ढे को इतना खोद लेते हैं कि उससे पाइपलाइन नजर आने लगती है। डिटेक्टिव फ्रेजर फोन पर मिस वाइट की बात रसल से करवाता है। रसल कहता है, कौन बोल रहा है? मिस वाइट कहती है, नाम में क्या रखा है, मैं तुम्हें जो देने आई हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर तुम मुझसे कुछ लोगों के हितों की सुरक्षा की तसल्ली दो तो। रसल पूछता है, किन हितों के बारे में बात कर रही हो? मिस वाइट कहती हैं, वो मैं तुम्हें फ़ोन में नहीं बता सकती। रसल कहता है, वैसे तो तुम पुलिस वाली लगती नहीं, ठीक है अंदर आ जाओ। मैडलिन वाइट बैंक के अंदर जाती है। वहाँ अंदर काफ़ी अंधेरा होता है। रसल वहीं ग्रे सूट पहने और मास्क लगाए खड़ा होता है। वो कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है? मैडलिन वाइट कहती है, बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं इसीलिए। रसल कहता है, मुझे इसकी फिक्र नहीं। मैडलिन उसे लालच देने की कोशिश करती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने अभी सरेंडर किया तो यकीन मानो कम से कम 3 या 4 साल की सज़ा पाओगे। रसल कहता है, तुम इसका इंतज़ाम कर सकती हो? मैडलिन कहती है, तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, ना ही कुछ चुराया है, इसीलिए हाँ मैं कर सकती हूँ। रसल कहता है, इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैडलिन कहती है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, बाहर निकलने के बाद तुम्हें 20 लाख डॉलर्स मिलेंगे। रसल उससे कहता है, शुक्रिया, पर मुझे नहीं चाहिए। तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बताती कि तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कहती है, नहीं बता सकती। रसल कहता है, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अमरीकी स्विट्ज़रलैंड की बैंक में काम करता था। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इतिहास के उस दौर में बगैर ईमान वालों की चांदी थी, जैसे कि ये बैंक वाला। नाज़ीज़ से अपनी दोस्ती के ज़रिए उसने खूब पैसे बनाए और फिर बेईमानी के पैसों से उसने अपना बैंक शुरू किया। कहीं ये आदमी वही तो नहीं जिसके लिए तुम काम करती हो? रसल मिस्टर केस की ही बात कर रहा होता है। अब सच सच बताओ कि तुम चाहती क्या हो? मैडलिन कहती है, सिर्फ 2 मिनट, मुझे सिर्फ एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स देखना है। रसल उसे वही लिफाफा दिखाते हुए कहता है, कहीं वो ये तो नहीं, ये तुम्हारे बॉस के लिए परेशानी बन सकता है, इसे बहुत पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया तो अभी ये मेरा हो गया। अब अगर मैं गिरफ्तार हो गया और जज के सामने खड़े होकर मुझे आज के कांड का हिसाब देना पड़ा तो तुम्हें और तुम्हारे बॉस को मुझे बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। मैडलिन को सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो पूछती है, नहीं बताओगे यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? रसल कहता है, मैं सीधा मेन डोर से बाहर जाऊँगा। रसल ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता है मानो इसके लिए उसने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया होता है। मैडलिन उससे पूछती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? रसल कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, सच तो ये है कि सारे झूठ, सारे बुरे काम, सब घिनौने होते हैं, उन्हें कुछ देर तो छुपा कर रख सकते हैं पर हमेशा के लिए नहीं। मैडलिन कहती है, तुम्हारे यहाँ आने की वजह मैं अब भी नहीं समझी। रसल कहता है, सच में? अच्छी बात है।
मैडलिन जैसे ही बैंक से बाहर आती है, डिटेक्टिव फ्रेजर उसे अंदर हुई सारी बातें डिटेल में बताने को कहते हैं, पर मैडलिन उसे सारा सच नहीं बताती। वैन के अंदर दोनों डिटेक्टिव्स और ऑफिसर सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या करें। डिटेक्टिव फ्रेजर कहता है, अब तक हमें लग रहा था कि हमने उसे उलझाए रखा था, पर नहीं, उन्होंने हमें उलझाए रखा था। ज़रा सोचो, वो फालतू के सवाल, अल्बेनियन टेप, मुझे लगता है कि वो हमें और वक्त देना चाहता है। उसने अपनी मांगें रखी, वक्त दिया, हमने उन्हें पूरा नहीं किया, उसने और वक्त दिया। उसे शायद जल्दी नहीं है और हमें यही पता लगाना है कि क्यों। डिटेक्टिव फ्रेजर रसल को फिर कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान तैयार है, पर मुझे अंदर आकर तसल्ली करना है कि सारे बंधक सुरक्षित हैं या नहीं। रसल मान जाता है और उसे अंदर आने देता है। डिटेक्टिव फ्रेजर पहले तो सभी बंधकों को देखता है, फिर उससे कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम सीधी तरह से चुपचाप मेरे साथ बाहर चलो, या फिर पुलिस फोर्स कांच तोड़कर अंदर आएगी। यकीन मानो, मैं ऑर्डर देने के बहुत करीब हूँ। रसल उससे कहता है, पहली बात तो ये कि अभी तक कोई भी बंधक न मारा गया है और ना ही किसी को कोई खतरा है, तो तुम हमले का ऑर्डर नहीं दे सकते। तो अब चुपचाप यहाँ से निकलो। डिटेक्टिव फ्रेजर वहाँ से बाहर आ जाता है और कहता है कि बड़ा ही शातिर लुटेरा है, उसने बड़ा ही ज़बरदस्त प्लान बनाया है और हम सब बेबस हैं। रसल उसी गड्ढे को देखने जाता है जो ये लोग शुरुआत से ही खोद रहे थे। वो अपने साथी से पूछता है, और कितनी देर? वो उसे बताता है कि 2 या शायद 3 घंटे। अब समझ में आया कि ये लोग डिटेक्टिव्स और पुलिस वालों को इतना वक्त क्यों दे रहे थे और उन्हें उलझाकर क्यों रखा था, ताकि ये लोग अपना ये गड्ढा खोद सकें, और वो किस लिए, ये आपको आगे पता चलेगा। रसल डिटेक्टिव फ्रेजर को कॉल करके पूछता है, नज़ारा कैसा है कैमरे का, सेकंड फ्लोर की खिड़की का क्लोजअप लेना। ये लोग कैमरे की फुटेज देखते हैं जिसमें उन्हें रसल एक बंधक के सिर पर बंदूक ताने नजर आता है और वो उस पर गोली चला देता है, और डिटेक्टिव्स और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। तभी सीनियर ऑफिसर कैप्टन डिटेक्टिव्स को कहते हैं, तुम अपने काम में नाकाम हो रहे हो, तुम्हारे कारण एक बंधक की जान चली गई, अब आगे इस केस को ऑफिसर डेनेरियस संभालेंगे। पर डिटेक्टिव फ्रेजर रसल के इरादों को कुछ हद तक समझ गया होता है। वो सोचता है, आखिर इन लोगों को हमारे हर प्लान के बारे में पता कैसे चल रहा था। तभी उसे वो केस याद आता है जिसमें रसल ने एक मैसेज लिखकर भेजा था। वो इस केस की जांच करता है जिसमें उसे एक माइक्रोफोन मिलता है। वो सब समझ जाता है। इधर पुलिस ऑफिसर बैंक के ब्लूप्रिंट की मदद से बैंक में घुसने का प्लान बनाते हैं। रसल उनका सारा प्लान जान जाता है और वो सबको अलर्ट कर देता है। इससे पहले कि डिटेक्टिव फ्रेजर ऑफिसर्स को ये सब बता पाता, पुलिस ऑफिसर बैंक में हमला कर देते हैं और एंट्रेंस गेट को ही उड़ा देते हैं। तभी अचानक एक साथ सभी बंधक बाहर आ जाते हैं और वो लुटेरे भी अपने प्लान के अनुसार एक बंधक की तरह इनमें शामिल हो जाते हैं, ताकि पुलिस इनमें और आम लोगों में फ़र्क ना कर पाए। और ऐसा ही होता है, पुलिस सभी बंधकों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये लोग लुटेरों को बैंक के अंदर ढूंढते हैं, पर उन्हें ना तो कोई लाश मिलती है और ना ही कोई लुटेरा। पर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें देखकर वे सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ होते जाते हैं। उन्हें लुटेरों की नकली गन्स मिलती हैं और लुटेरों ने जो कत्ल किया होता है वो भी नकली होता है, और उन्होंने बैंक का एक भी पैसा नहीं लूटा होता। बैंक के अंदर सब कुछ जैसा का तैसा होता है, सिवाय स्टोर रूम के। पुलिस वाले सभी बंधकों को एक बस में बिठा देते हैं ताकि वो उन सभी से पूछताछ कर सके, पर पूछताछ करने पर भी डिटेक्टिव्स को कुछ हाथ नहीं लगता, ना सबूत, ना लुटेरे और ना ही कुछ और। इसीलिए दोनों डिटेक्टिव्स को ये केस क्लोज करने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं। दोनों डिटेक्टिव्स की किस्मत वाकई ख़राब होती है। इन्हें बड़ी मुश्किल से तो एक केस मिला था और उसे भी ये सॉल्व नहीं कर पाए, पर ऑर्डर्स मिलने के बावजूद ये दोनों उसी केस को सॉल्व करने में लगे होते हैं। पर डिटेक्टिव फ्रेजर को अभी तक समझ नहीं आता कि आखिर वो रिवॉल्वर वाला लुटेरा गया कहाँ। बैंक में ना ही कोई रिवॉल्वर मिली और ना वो लुटेरा। दरअसल मेन बात यह है कि डॉल्टन रसल बाकी बंधकों के साथ बैंक के बाहर आया ही नहीं, तो वो आखिर गया कहाँ। अगर आपको याद हो तो लुटेरे डकैती की शुरुआत से बैंक के स्टोर रूम में वो गड्ढा इसलिए बना रहे थे ताकि वो वहाँ पर एक सीक्रेट चैम्बर बना सके, और उसी छोटे से चैम्बर में रसल छुपा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी परफेक्ट बैंक डकैती करने के बाद कुछ भी हाथ ना लगे। तो रसल स्टोर रूम से 2 काले बैग्स के साथ बाहर आता है। उसके पास बहुत सारे डायमंड्स और एक रिंग होती है जो मिस्टर केस के 392 नंबर के सेफ डिपॉजिट बॉक्स में थे। वो इस रिंग को बस उस बॉक्स में छोड़ देता है एक मैसेज के साथ, ताकि वो डिटेक्टिव फ्रेजर को मिले, और बैंक के मेन गेट से बाहर आने लगता है जैसा कि उसने कहा था। उसी वक्त दोनों डिटेक्टिव्स बैंक में उसी डिपॉजिट बॉक्स को चेक करने के लिए आते हैं। तभी डिटेक्टिव फ्रेजर और रसल आपस में टकरा जाते हैं और डिटेक्टिव को उस पर शक भी नहीं होता, और रसल बैंक से बाहर आ जाता है जहां उसके साथी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब डिटेक्टिव वही नंबर 392 का बॉक्स खोलते हैं तो उन्हें वही रिंग मिलती है। साथ ही एक मैसेज में लिखा होता है, फॉलो द रिंग। डिटेक्टिव उस रिंग को लेकर कभी मिस्टर केस के पास जाता है तो कभी मेयर के पास, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। वो चुपचाप अपने घर चले जाता है
और जब घर पहुंचकर वो अपने जेब में हाथ डालता है तो उसे एक डायमंड मिलता है। उसे याद आता है कि बैंक में वो एक आदमी से टकराया था और ये भी कि उस लुटेरे ने कहा था कि सही वक्त आने पर वो इसी मेन गेट से बाहर आएगा। डिटेक्टिव फ्रेजर को सारी बातें समझ में आ जाती है और आखिरकार ये केस सॉल्व हो जाता है और साथ ही क्लोज भी।